हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन एंड स्टडी विद उत्कर्ष पे। आज हम क्लास 10th के पॉलिटी के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में आपको जानेंगे। यहाँ पे कि फेडरलिज्म होता क्या है, आपको कोई कंट्री को हम कैसे बोलते हैं कि कोई कंट्री फेडरल कंट्री है। फेडरलिज्म के अंदर में बहुत सारे आपको टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे हैं। वो टॉपिक्स क्या है, कैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करती है, यहाँ पे है ईच एंड एवरीथिंग। आज हम इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे कि क्या होता है फेडरलिज्म और इसमें कैसे आपको बोर्ड में आपको क्वेश्चन आते हैं। हम हर एक टॉपिक के बारे में आज आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स के पास में आपको चैनल को जो इस वीडियो है इसको आपको शेयर कर देना है। यहाँ पे है बेसिकली फेडरलिज्म का मतलब होता है आपको पावर का डिवीजन। जैसे आपने देखा होगा चैप्टर 1 पॉलिटी में पावर शेयरिंग में, जहाँ पे दो कंट्री का एग्जांपल दिया था, एक था बेल्जियम और एक था श्रीलंका। एक कंट्री ने पावर शेयर किया, बेल्जियम ने पावर शेयर किया और कंट्री के जो था कॉन्फ्लिक्ट को आपको उसने आपको दूर किया यहाँ पे। यानी कंट्री के अंदर एकोमोडेशन देखने को मिला हमको, यहाँ पे पावर का डिवीजन देखने को मिला और बेल्जियम का जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो सभी कॉन्फ्लिक्ट हमारे दूर हो गए। बट श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया और श्रीलंका में हमको देखने को मिला सिविल वार देखने को मिला। तो ये पावर शेयरिंग का अगर वीडियो आपको अगर समझ में अगर आ गया है, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर उसमें कोई डाउट है तो मेरा वीडियो आपको मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा पावर शेयरिंग का। पहले वहां जाइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए एंड देन इसको देखिए यहाँ पे, ताकि आपका कंसेप्ट आपका बिल्डअप होते रहे यहाँ पे और चीजें आपको आसान लगने लगेगी यहाँ पे, है ना। चलिए शुरू करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की हिंदी में हम बोलते हैं संघवाद। यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर अपना शेयर करता है अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, यहाँ पे जहां पावर का हमको डिवीजन देखने को मिले उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म बोलते हैं यहाँ पे। जैसे फेडरलिज्म में होता क्या है कि कोई भी ऐसा कंट्री जहां पे आपको फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है, उस कंट्री में हमको गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, दो फॉर्म देखने को मिलता है। बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म बोलते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और एक को बोलते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में भी है, बट इंडिया में एक और कंसेप्ट आता है। दो गवर्नमेंट के अलावा इंडिया में एक और आपको गवर्नमेंट आपको है टायर, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। और इसी चैप्टर के लास्ट में हमको इसके बारे में आपको डीपली स्टडी भी करना है कि इंडिया में आपको थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया और कैसे अभी इंडिया में उसको आपको प्रैक्टिस किया जा रहा है यहाँ पे। पहले इसको देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको होगा किसके लिए, तो पूरे इंटायर कंट्री के लिए, यानी पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हर स्टेट, जितने इंडिया में स्टेट है उन सबके लिए जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होगा, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर स्टेट, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो अपना डेली एडमिनिस्ट्रेशन को आपको अपने स्टेट में रन कर सके। यहाँ पे उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया में देखिएगा लेयर अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे अगर देखिएगा तो पहले हमारा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आता है स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट नंबर आता है लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे फेडरलिज्म का डिफिनीशन क्या होता है, अगर एग्जाम में अगर डिफाइन करने को अगर आता है फेडरलिज्म तो कैसे आपका आंसर लिखना यहाँ पे है, तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन which the power is divided between a central authority and various constituent units। जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो पावर को बांटते हैं, उसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म बोलते हैं। तो आप इस डिफिनीशन को लिख कर अपना काम चला सकते हैं और एग्जाम में अगर डिफिनीशन अगर आता है तो इसको लिख कर आपका आंसर उसका आपका परफेक्ट बन जाएगा। यानी डिफिनीशन के लिए ये बेस्ड यहाँ पे है। वेरी शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे। अब इस जो फेडरलिज्म है उसका क्यों हमको जरूरी है, जैसे कि अगर कोई भी चीज अगर हम चाहते अगर है, यानी हमारे लाइफ में उसका कुछ ना कुछ आपको उसका इम्पैक्ट होता है वहां पे, है ना, कुछ ना कुछ उसका आपको इफेक्टिव होता है। वैसे फेडरलिज्म कैसे इफेक्टिव है, इसको जानने के लिए हमको जानना होगा इसका फीचर्स, क्या होते हैं फीचर्स आपको फेडरलिज्म के। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं, तो फेडरलिज्म में देखिएगा टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो भी आपको फेडरल कंट्री होगा वहां पे एक से ज्यादा लेयर का आपको गवर्नमेंट होगा, दो से ज्यादा, यानी आपको सेंट्रल और स्टेट होगा कम से कम, या फिर उसके
आगे बढ़कर लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपको हमारे इंडिया में है, जैसे बेल्जियम में था आपको सेंट्रल भी था, स्टेट भी था, और आपको कैपिटल गवर्नमेंट भी था, और उसके अलावा एक और गवर्नमेंट था आपको, कौन सा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। वैसे ही आपको इंडिया में आपको लोकल गवर्नमेंट, यानी कोई भी अगर ऐसा आपको गवर्नमेंट जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा आपको लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिले। और एक बात और, फेडरलिज्म का जो फीचर्स है ये आपको वीवीआई होता है। एग्जाम में इसे क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैंने आपको लगभग आपको यहाँ पे आपको 5-6 पॉइंट इसका मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे है, और लॉन्ग आंसर के लिए ही मैंने आपको इसको पॉइंट के फॉर्म में लेके आया है यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहला फीचर। दूसरा फीचर, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, यानी जो भी आपको गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सेम सिटीजन को ही पर ही अपना गवर्न करता है। गवर्न का मतलब रूल करता है, गवर्न का मतलब क्या होता है, रूल करता है, यहाँ पे है। बट इट्स टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन लाइक लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो रूल करते हैं सेम, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग होता है। उनका लेजिस्लेचर, यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बनाएगा तो जो स्टेट के लोग होंगे उन पर लागू होगा, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर रूल अगर फॉर्म करता है तो भी आपके स्टेट के सेम लोगों पर आपको उसका आपको रूल आपको लागू यहाँ पर होगा। उसका ज्यूरिसडिक्शन सबका अपना अलग अलग है। इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, यानी कोई गवर्नमेंट किस लेवल तक जाके काम कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपको इसमें आपको आता है, आपको अधिकार आता है हर स्टेट के ऊपर, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अपने स्टेट के ऊपर अपना अधिकार देखने को मिलेगा। जैसे बिहार में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी अगर रूल बनाया तो वो बिहार गवर्नमेंट पे आपको लागू होगा। बिहार के जो आपको जनता है, जो बिहार के लोग हैं, उन पर वो रूल लागू होगा, और जो बिहार गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो भी बिहार के लोगों पर ही लागू होगा। यानी दोनों का अधिकार क्षेत्र रहता आपको है। जो लोग रहते हैं किसी स्टेट के यहाँ पे, उसमें पहला जो लॉ बनेगा वो सबके लिए रहेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या फिर जो पार्टिकुलर स्टेट है और वो लॉ बनाता है तो उस स्टेट के लोगों पर आपको वो लॉ आपको लागू यहाँ पे होगा, है ना। उसके अलावा टैक्सेशन, जैसे आपको टैक्स जो होता है तो उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होगा उसको आपको वो जो भी पैसा जमा होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा यहाँ पे। और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रूल करना एक तरह से। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ भी पॉलिसी या कुछ भी अगर अपना वेलफेयर प्रोग्राम लेके अगर आता है, कुछ भी अगर आपको अपना प्रोजेक्ट लेके आता है ना, तो उसका जो ही प्रोजेक्ट लेके अपना आएगा वो उस स्टेट पे लागू होगा। या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी अगर लेके अगर आता है प्रोजेक्ट तो भी आप उस स्टेट पे आपको लागू यहाँ पे होगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इट्स टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन लाइक लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे नंबर 3, सेंट्रल एंड स्टेट अलोन कांट चेंज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रूल बुक के अंदर कुछ भी अगर चेंज करना है, जिसको चेंज करने के बाद जो स्टेट के लोग हैं उन पर भी इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही लॉ को चेंज कर सकते हैं। अकेले ना सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई भी लॉ में आपको बदलाव करेगा और ना ही आपको स्टेट गवर्नमेंट आपको किसी लॉ में आपको बदलाव आपको करेगा। यहाँ पे दोनों मिलकर ही आपको कोई भी आपको चेंजेस कर सकते हैं रूल के अंदर। यहाँ पे नंबर हो गया हमारा यहाँ पे 3rd। नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, इसको इंग्लिश आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। यानी जो कोर्ट के पास पावर होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिए गए हैं उसका इंटरप्रेट करता है, और वो वैसे पावर जो गवर्नमेंट्स को मिलते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या पावर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर होंगे, इसको इंटरप्रेट करने का काम बस आपको किसका होता है, कोर्ट का यहाँ पर होता है। यानी कोर्ट ही बताएगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, और कोर्ट ही बताएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर आपको होंगे यहाँ पे। नंबर 5 देखेंगे इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन सेंटर वर्सेस स्टेट एंड स्टेट वर्सेस स्टेट देन
कोर्ट प्ले अ रोल एंड अंपायर एंड सॉल्व द डिस्प्यूट। अगर किसी फॉर्म में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का कोई अगर टेंशन बन गया, कुछ अगर आपको डिस्प्यूट बन गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का कोई अगर डिस्प्यूट अगर होता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ही आएगा यहाँ पे। कोर्ट वहां पे अंपायर का आपको रोल प्ले करेगा कि कौन सही है और कौन आपको गलत यहाँ पे है। यानी गलत सही का जो फैसला होता है वो पावर किसके पास में है, कोर्ट के पास में यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे एक रिवर गंगा आती है, रिवर गंगा उत्तराखंड से आती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में वो रिवर गंगा दो पार्ट में डिवाइड होती है। और आप वेस्ट बंगाल से होकर आप में उसी रिवर गंगा को हम बोलते हैं हुगली, बोलते हैं हुगली रिवर, और वो जाकर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। अगर कल को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या करे, गंगा रिवर पे बहुत बड़ा डैम बना ले, बहुत बड़ा अगर उसने क्या किया, डैम बना लिया अगर, और डैम बना के सारे पानी को अगर स्टोर कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बिहार गवर्नमेंट के पास तो जो बिहार में जो रिवर गंगा आती है वहां पे तो आपको उस रिवर गंगा का पानी आएगा नहीं यहाँ पे, और जब रिवर गंगा का पानी नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे खेती करना मुश्किल हो जाएगा बिहार के अंदर यहाँ पे, है ना। तब बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाकर यहाँ पे, है ना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चाहे तो केस फाइल कर सकता है यहाँ पे है। और तब आपको कोर्ट आपको डिसाइड करेगा कि इस पानी पर किसका अधिकार रहेगा, यानी जो गंगा रिवर में पानी है उसको बस उत्तर प्रदेश का अधिकार रहेगा, फिर बिहार का अधिकार रहेगा, या फिर किसका अधिकार रहेगा। यानी कुछ भी अगर डिस्प्यूट अगर बनता अगर है इसमें, है ना, तो कोर्ट ही अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे। वही यहाँ पर लिखा गया है कि किसी फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है, तो कोर्ट आपको एम्पायर की तरह एक अपना रोल प्ले करती है और डिस्प्यूट को सॉल्व करती है यहाँ पे है। उसके अलावा देखिएगा, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी जो भी आपको रेवेन्यू आएगा, जो भी टैक्स से पैसा आएगा, इसको आपको बताया गया इसमें है कि जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट का जो आ रहा है, जो टैक्स से आ रहा है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहे उस पैसे को खर्च कर सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो टैक्स का पैसा मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को जहां चाहे वहां खर्च करे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी आपको रेवेन्यू आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, उस पैसे पर दोनों का इक्वल अधिकार रहेगा। वो अपना पैसा का अपना जहां यूज करे, और स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे का यूज जहां मन करेगा वहां कर सकते हैं, उसमें कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। और लास्ट दिया है म्यूचुअल ट्रस्ट एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही यहाँ पे है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आपको म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, ताकि दोनों एक साथ मिलकर अपने अपने जो उनका आपको अधिकार क्षेत्र होगा उसमें आपको अपना वो लोग अपना खुद का रूल अपना कर सकते हैं यहाँ पे है ना। उसमें कोई इंटरफेयर करने नहीं जाएगा यहाँ पे, है ना। म्यूचुअल ट्रस्ट वैसा आपको इनके बीच में आपको डेवलपमेंट होता है, जिससे कंट्री की जो यूनिटी है, जो एकता है, वो आपको बनी रहती है यहाँ पे है। तो ये हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स मैंने लिखा हुआ यहाँ पे है, और एग्जाम में 7 फीचर सफिशिएंट है। ये लगभग 120 वर्ड्स में आपको यहाँ पे है जो बोर्ड का डिमांड होता है। लॉन्ग आंसर कम से कम 120 वर्ड में आपको लिखना होता है, 100 से 120 वर्ड के बीच में आपको लिखना होता है, और उसके बीच में हमारा इसका आंसर हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी आप चाहे एग्जाम में अगर आपको अगर लॉन्ग आंसर में अगर ये आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको ये अगर आता है, तो ये 7 पॉइंट्स लिखकर आप चाहे तो अपना एक अपना सुटेबल आंसर को फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे है ना। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन में कितने आपको होते हैं, आपको टाइप्स होते हैं, प्रकार आपको होते हैं। तो बेसिकली फेडरेशन गवर्नमेंट जो जिस भी आपको कंट्री में फेडरेशन के आइडिया को अडॉप्ट किया गया, तो उस समय आपको फेडरेशन के 2 टाइप देखने को मिले। पहला को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता क्या है, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट केम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग यूनिट। जब स्टेट गवर्नमेंट मिलकर
एक आपको बड़ा आपको बिग यूनिट फॉर्म करे, यानी आपको जब एक आपको देश फॉर्म करते हैं तो वैसे फेडरेशन को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, उसमें जितने भी स्टेट होंगे सबका पावर क्या होगा, इक्वल, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर आपको एक देश बनाया है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाम से आपको आइडिया लग गया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जब स्टेट आपको मिलकर क्या फॉर्म किए हैं, अमेरिका बनाए हैं यहाँ पे। उसमें जितने भी स्टेट होंगे सबके पास इक्वल पावर यहाँ पे होगा, क्योंकि स्टेट इसमें आपको पावरफुल है। स्टेट मिलकर सेंट्रल बनाएंगे जब आपको, तो स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपको यही देखने को मिलता है ड्रॉबैक, कि जहां जिस देश में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब चाहेगा आपको स्टेट गवर्नमेंट अपने फेडरेशन को तोड़ने के लिए, तो चाहे तो तुमको तोड़ सकता है, क्योंकि जो बना सकते हैं वो बिगाड़ भी सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यूएसए में देखने को मिलता हमको है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सेकेंड हमारा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें क्या होता है, when a large country decide to divide power between the constituent state and the national government, जब एक बहुत बड़ा देश पावर को डिवाइड कर दे स्टेट्स के बीच में, यहाँ पे जब कोई बहुत बड़ा देश जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ एग्रीमेंट करके उसको मिलाया है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किया था। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले क्या किया, सभी स्टेट के साथ एग्रीमेंट करके मिलाया और अपना कुछ पावर क्या किया, शेयर कर दिया। वैसे फेडरेशन को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे, जो भी इसमें स्टेट होंगे, उनके पास अनइक्वल पावर होगा। पावर देने का जो काम होगा किसका होगा, नेशनल गवर्नमेंट का, यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। वो जिस स्टेट को चाहे एक्स्ट्रा पावर दे सकता है। जैसे 2019 यानी 2019 से पहले जम्मू कश्मीर वाज द स्पेशल स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर एक इंडिया का आपको विशेष राज्य था आपको यहाँ पे, है ना, जहाँ पे आपको इंडियन रूल बुक का कोई भी कानून वहाँ पे लागू आपको नहीं होगा यहाँ पे। वैसे अभी के टाइम में अगर बात करें तो आपको अभी के टाइम में हमारा आता है सिक्किम आता है। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी आपको इंडियन जाके वहाँ पे जमीन को आपको नहीं खरीद सकते हैं। आर्टिकल 371 के तहत सिक्किम अभी इंडिया का एक स्पेशल स्टेट है ना। वहां पे आपको कोई भी आपको इंडियन जाके सिक्किम के अंदर जाके जमीन नहीं खरीद सकता है। और यही कारण है कि सिक्किम का जनसंख्या, सिक्किम का पॉपुलेशन हमारे इंडिया में सबसे कम है। मात्र 6 लाख लोग रहते हैं सिक्किम के अंदर, ओनली 6 लाख पीपल सिक्किम के अंदर रहते हैं। जो सिक्किम का मूल निवासी होगा वही वहां पे जमीन को खरीद सकता है, और जमीन को जब बेचेगा तो किसी सिक्किम के जो लोग होंगे उनको ही बेच सकता है। कोई बाहरी इंसान, जैसे कोई अगर बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई झारखंड से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, अगर ये लोग चाहते अगर हैं कि सिक्किम में जाके अपना जमीन को हम अगर बाई कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में वो स्पेशल स्टेट है, क्योंकि उसको पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वही ये बात बोल रहा है कि जितने भी स्टेट होंगे उनके पास अनइक्वल पावर देखने को आपको मिलते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया। फेडरेशन में पूछेगा टाइप्स ऑफ फेडरेशन, तो बताना है 2। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जब स्टेट गवर्नमेंट मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करता है और तब आपको एक देश बनता है जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर शेयर करता है, आपको है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे, तो वैसे फेडरेशन को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, है ना। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कैसे बोलेंगे इंडिया हमारा एक आपको फेडरल कंट्री है ना। इसके लिए जो पावर जो डिवाइड किया गया इसमें इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो अभी के टाइम में है वो कैसे है, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर शेयरिंग, यानी पावर को आपको डिवाइड करना। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि आपको यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा, और कंकरेंट जब दोनों मिलकर जब किसी आपको लॉ को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट जिस मामले में लॉ बना सकता है ना, उसमें आपको जब
यूनियन गवर्नमेंट कुछ भी लॉ बनाएगा जो उसको मिले हुए हैं, आपको एरिया मिले हुए हैं आपको लॉ बनाने के लिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास जो जो आपको मिले हुए हैं, सेक्टर मिले हुए हैं आपको लॉ बनाने के लिए, उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली लॉ को बना सकता है। उसमें आपको यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा यहाँ पे। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस मामले में आपको लॉ बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा डिफेंस को लेकर, यानी आर्मी में अगर कुछ भी लॉ अगर बनाना अगर होगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर काम नहीं करता, उसके लिए चाहिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इनमें अगर कुछ भी लॉ बनाना होगा तो उसके लिए हमारा यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, वो चाहे तो उसमें लॉ को बना सकता है। यहाँ पे है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे ही फाइनेंसिंग को लेकर, करेंसी को लेकर, फॉरेन अफेयर्स को लेकर और कम्युनिकेशन को लेकर। अब देखिएगा इसमें एक दिया है आपको करेंसी, जैसे 2018 में आपको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं आपको मीडिया में, और मीडिया में आकर क्या बोलते हैं कि प्रिय भाई, हमारे देश के भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से आपको 1000 और 500 के नोट आपको इंडिया में नहीं चलेंगे। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था यहाँ पे कि आपको इंडिया में 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उसको बैन कर दिया गया, वो रात के 12 बजे के बाद आपको नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो उसमें कुछ भी लॉ बनाया था उसमें आपको, तो कौन लॉ बनाएगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे आपको हो गया फॉरेन अफेयर हो गया यहाँ पे, यानी विदेश मामले में अगर कुछ भी लॉ बनाना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए इंडिपेंडेंट है, वो लॉ को बना सकता है यहाँ पे है ना। कम्युनिकेशन को लेकर, यानी जो भी आपको पास मीडियम है बातचीत करने के लिए, मोबाइल फोन हो गया, ईमेल हो गया आपके पास है ना, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी अगर कम्युनिकेशन का मीडियम है तो उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सेंटर हैज पावर टू मेक लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे जिसमें लॉ बना सकता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करने वाला है। वैसे ही जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो लॉ बना सकता है अपने अपने जो उसका आपको सेक्टर यहाँ पे, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ सेक्टर है, लाइक पुलिस को लेकर हर स्टेट का अपना खुद का पुलिस होता है, जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस यहाँ पे है ना। पुलिस को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, इरिगेशन को लेकर, ट्रेड को लेकर कुछ भी लॉ अगर चाहे तो वो बना सकता है, उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का। यहाँ पे स्टेट हैज पावर टू मेक लॉस, स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो लॉ आपको बना सकता है। यहाँ पे है थर्ड में आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि जब कोई ऐसा मैटर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब मिलकर लॉ बनाते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब मिलकर किसी मुद्दे पर लॉ बनाएंगे, वो हमारा आता है कंकरेंट लिस्ट में। एजुकेशन को लेकर जैसे इंडिया में आया NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो जब इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको अपना रूल बनाया होगा तो उसमें कम से कम 50% जो स्टेट होंगे उनका कंसेंट मिला होगा वहां पे। जैसे अभी के टाइम में इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो कम से कम 14 यानी 14 से एक ज्यादा यानी 15 स्टेट कम से कम उसमें अपना कंसेंट दिए होंगे, तभी NEP आपको इंडिया में फॉर्म हुआ है। एजुकेशन में आपको चेंज किया गया है यहाँ पे। वैसे फॉरेस्ट को लेकर, मैरिज को लेकर जो भी लॉ बनाना होगा उसके लिए आपको हमारा दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता अगर है एजुकेशन में कुछ लॉ बनाने के लिए, अगर 14 या 15 स्टेट का कंसेंट नहीं मिलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ अगर फॉर्म करना ही है, तो उस केस में क्या होगा, याद रखिएगा कंकरेंट लिस्ट के अंदर में जो फाइनल जो पावर होता है, जो फाइनल ऑथोरिटी होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। यहाँ पे पहले आपको स्टेट का कंसेंट लिया जाएगा, लेकिन अगर स्टेट ने अपना कंसेंट अगर नहीं दिया, अपना सहमति नहीं दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉ को पास कर सकता है। यहाँ पे है, यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर देखने को मिल रही है। यहाँ पे है ना। इन सब मुद्दों में
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये चाह रहा है कि अगर हमको अगर अकेले ही कोई अगर अपना रूल फॉर्म करना है तो वो इसके लिए इंडिपेंडेंट है, वो फॉर्म कर सकता है। लेकिन पहले आप रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होता है। अगर कंसेंट नहीं मिलता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे खुद अपना लॉ को अपना फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे है ना। अब समझिएगा 3 लिस्ट हो गया। इसके बाद हमारा एक और लिस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। क्या बोलते हैं? रेसिडुअरी लिस्ट बोलते हैं। द सब्जेक्ट दैट डज नॉट कम अंडर 3 लिस्ट, यानी कोई ऐसा टॉपिक जो इन तीनों के अंदर में नहीं आया, छूट गया, या फिर इंडिपेंडेंट होने के बाद, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद अगर कोई फ्यूचर में कुछ भी अगर टॉपिक अगर आता अगर है, कोई ऐसा सेक्टर आता है ना, तो उस केस में आपको जो आपको पावर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉ। जैसे एग्जांपल के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CS, अभी के टाइम में AI आ गया है, आपको रोबोट आ गए हैं यहाँ पे। तो अगर कुछ भी अगर आपको जो भी अभी के टाइम में आपको टॉपिक आए हैं, आपको उसमें कुछ भी अगर लॉ बनाना होगा तो उसमें बस पावर किसके पास रहेगा? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बोला है इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है और स्टेट गवर्नमेंट वीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर किसके अंडर में है? तो सेंट्रल के पास में। जैसे यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगा, कंकरेंट में फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, और रेसिडुअरी लिस्ट में भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगा यहाँ पे। यानी इट्स मींस सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में अभी क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे है। इसके वजह से यहाँ पे है ना, इसी को हम बोलते हैं कि इंडिया एक आपको फेडरल कंट्री है, क्योंकि इंडिया का पावर का डिवीजन आपको देखने को हमको मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कैसे करते हैं प्रैक्टिस। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है यहाँ पे, और इस टॉपिक से आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। इससे भी लॉन्ग आंसर आ सकता है, लेकिन अक्सर इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग, बट इसके अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। इंडिया में कैसे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे है। तो पहला देखेंगे, इंडिया में कोई बोलेगा कि कैसे, देखिए लॉ को सिर्फ आपको फॉर्म कर देना काफी नहीं है, कैसे उसको हम अपने डेली लाइफ में आपको यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। इसको लेकर इंडिया ने अपना पहला टेस्ट किया लिंग्विस्टिक स्टेट को लेकर। लैंग्वेज के बेस पर जब इंडिया में पहली बार स्टेट फॉर्म किए गए 1956 में, 1956 में आपको इंडिया में पहली बार आपको लैंग्वेज के बेस पर स्टेट फॉर्म किए गए, जिसमें आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग होकर, उस समय था आपको मद्रास था, बहुत बड़ा था आपको एरिया साउथ इंडिया में 2 स्टेट अभी के टाइम में देखने को मिलते हैं हमको है। एक्चुअली अभी के टाइम में आपको वो 3 हो गए हैं, तमिलनाडु अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है और तेलंगाना अलग है यहाँ पे, है ना। 3 देखने को मिलते हैं। पहले वो तीनों मिलाकर पहले एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, बहुत बड़ा आपको जहाँ पे आपको था इंडिया साउथ इंडिया में बहुत बड़ा स्टेट था आपको। 1956 में वहाँ पे आपको मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट होने के बाद लैंग्वेज के बेस पर पहला स्टेट जो फॉर्म किया गया वो था हमारा आंध्र प्रदेश, जहाँ का लैंग्वेज आपको है, कौन सा भाषा बोलते हैं आप लोग? तेलुगु बोलते हैं। और तमिलनाडु में क्या बोलते हैं आपको? लैंग्वेज तमिल बोलते हैं, है ना। यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट को लेकर पहला टेस्ट किया गया, फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन इंडिया, पहली बार टेस्ट किया गया यहाँ पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली रेज्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट का आपको डिमांड किया गया आपको रिफॉर्मेशन करने के लिए, यानी आपको लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने के लिए। बट उस समय दिक्कत क्या हुआ? नेशनल लीडर्स फियर दिस मे लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री, यानी जो हमारे इंडिया के लीडर थे उनके अकॉर्डिंग कि अगर लैंग्वेज के बेस पर अगर हमने स्टेट फॉर्म करना शुरू कर दिया तो हो सकता है हमारे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, हमारा कंट्री अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइड हो जाए। यहाँ पे एक ये डर था, है ना। बट हुआ क्या? लेटर द फियर प्रूव टू बी रॉन्ग, क्योंकि 1 अप्रैल 1956 को जब आंध्र प्रदेश जब पहला स्टेट बनाया गया उस समय, तो उस समय बनाने के बाद आपको कुछ साल तक सब जितना भी था डिस्प्यूट सब हमारा नॉर्मल हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है लेटर द फियर प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी जो डर था
वो डर हमारा क्या हुआ, गलत साबित हुआ। हमारा कंट्री का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, इवन हमारा कंट्री का यूनिटी और स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे हमारा कंट्री का जो एकता है वो और मजबूत हो गया। और इसके बाद आपको लैंग्वेज के बेस पे और सारे स्टेट फॉर्म किए गए, जैसे आपको गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ। गुजरात के लोग बोलते हैं गुजराती, महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं मराठी बोलते हैं। यहाँ पे ये लैंग्वेज के बेस पर आपको क्या किया गया, स्टेट को डिवाइड करना शुरू कर दिया गया। और हमारे कंट्री में अभी के टाइम में 28 स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग आपको लैंग्वेज के बेस पर, अलग अलग आपको लैंड फॉर्म के बेस पर भी आपको हमारा इंडिया में आपको स्टेट फॉर्म हुआ है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आता है प्लेन में, और उत्तराखंड आता है हमारा माउंटेन में आता है। तो आपको लैंड फॉर्म के बेस पर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। वैसे ही बिहार से झारखंड आपको अलग किया गया है यहाँ पे। तो ऐसे आपको बाद में आपको स्टेट को फॉर्म करना शुरू किया गया है यहाँ पे, है ना। अभी इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही समझेंगे। इसके बाद इसका कुछ और भी टॉपिक आएगा जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 जब आएगा उसमें आपको हम इसके बारे में आपको और डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का बस 2 ही पार्ट आएगा। ये पार्ट 1 हमारा हो गया है यहाँ पे, और इसके बाद हम लेके आएंगे पार्ट 2 लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। फिर भी अगर कुछ भी अगर आपको डाउट अगर मन में अगर रह जाता अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट को लिख कर दे सकते हैं, है ना। मैं जितना जल्दी हो सके आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उनका आपको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। तब तक आप क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट्स फॉर्म में पहले लिख लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे आपको कैसे और प्रैक्टिस करते हैं फेडरलिज्म को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।